आज हम 10th क्लास सोशल साइंस सीबीएसई बोर्ड की बुक सिविक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पूरा रिवीजन करेंगे। जो आपकी सिविक्स की बुक है 10th क्लास की, जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे 2020-21 की, उसमें टोटल 4 चैप्टर्स आने वाले हैं सिविक्स में से। ठीक है, चैप्टर्स कौन कौन से हैं हम पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में से आएगा पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म। देन सेकेंड यूनिट में से कुछ नहीं आने वाला। थर्ड यूनिट में से आएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ और फोर्थ यूनिट में से आएगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये टोटल 4 चैप्टर्स हैं, इनको हमें कंप्लीट करना है अपने आने वाली वीडियोस में। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर को समझेंगे, ओके, उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लगाएंगे बुक की। जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में 80 से 85% जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक्स में से पूछ लिए जाते हैं, एज इट इज़ आ जाते हैं जैसे कि बुक में दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज पोर्शन में से। तो आप उन पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है पावर शेयरिंग। तो पहले हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, पावर शेयरिंग मीन्स होता है पावर को शेयर करना, आपस में डिवाइड करना। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना यही है कि किस तरीके से जो पावर होती है कंट्री के लेवल पर, उसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना भी है या नहीं करना है। तो हमें ये सब चीज़ें समझनी होंगी इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। सबसे पहले तो हम केस स्टडी पढ़ेंगे 2 कंट्रीज़ की, एक है श्रीलंका और एक है बेल्जियम। ठीक है, तो इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में एक केस स्टडी पढ़ेंगे कि किस तरीके से पावर को शेयर किया गया, कहाँ पर नहीं किया गया, तो क्या आउटकम्स है उस सब के। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस स्टडीज़ पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, देन एकोमोडेशन इन बेल्जियम, एंड देन वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। उसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो ये सारे हमें टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर कर, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले हम बेल्जियम की केस स्टडी लेते हैं। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप की, जिसकी जो पॉपुलेशन है वो है अप्रॉक्स 1 करोड़, जो कि हमारे हरियाणा है, हमारी कंट्री का, इंडिया का, उसकी पॉपुलेशन का हाफ है। ठीक है, तो इस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इन एथिक कंपोजिशन। एथिक कंपोजिशन क्या होता है, एथनिक कंपोजिशन क्या होता है कि जब किसी भी कंट्री के अंदर या फिर किसी भी एरिया के अंदर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है उनके कल्चर में, उनके रहन सहन में। ओके, तो इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी है वहाँ पर, क्योंकि डिफरेंट लोग रहते हैं और वो हम आगे जानते हैं किस किस तरीके के लोग रहते हैं। ठीक, तो बेल्जियम में 59% जो लोग हैं वह है फ्लेमिश, ठीक है, जो कि डच बोलते हैं। ठीक है, डच स्पीकर है। और 40% जो लोग हैं वह हैं वेलोनियन, जो कि फ्रेंच बोलते हैं। और उसके अलावा 1% जो लोग हैं वह हैं जर्मन स्पीकर, ठीक है, जो कि जर्मन बोलते हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी है वहाँ पर, डिफरेंट स्पीकिंग के लोग बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं ना, वह कंपेरेटिवली रिच और पावरफुल है। तो जो डच स्पीकर्स हैं वह बोलते हैं कि ये लोग पहले आ चुके थे इस कंट्री में, तो ये लोग ज़्यादा पावरफुल हैं और काफ़ी रिच हैं और एजुकेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू अस। तो उनके बीच में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, तो जो डच स्पीकर्स हैं और जो जर्मन स्पीकर हैं वह चाहते हैं कि हमें थोड़ा स्पेशलिटी मिले। ठीक है, और जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वह चाहते हैं कि नहीं, अगर हम लोग ही पावर में हैं तो हम अपनी पावर का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये वहाँ पर थोड़ी सी इश्यूज़ हैं। और ये जो टेंशन थी, ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये 1950 से 1960 के बीच में थोड़ी सी बढ़ गई। अब हम केस स्टडी पढ़ेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका एक आइसलैंड है, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, अप्रॉक्स हरियाणा की इक्वल। जो हमारी कंट्री में हरियाणा है उसकी पॉपुलेशन की लगभग इक्वल है। 74% शिंगाला स्पीकर्स हैं। ठीक है, 18% तमिल स्पीकर्स हैं, और 18% तमिल स्पीकर्स के अंदर ही सब कैटेगरीज हैं, वो है श्रीलंकन तमिलियंस और इंडियन तमिलियंस। तो ये हमने पढ़ा श्रीलंका के बारे में केस स्टडी, कि एक्चुअल वहाँ के फैक्ट्स क्या हैं। ठीक है, वहाँ का डेटा पढ़ा, किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, अभी मेन इश्यूज़ क्या आ रहे थे इन दोनों कंट्रीज़ में। बेल्जियम में क्या इशू रहा था कि जो डचेस थे उनकी मेजॉरिटी थी पॉपुलेशन में,
ठीक है। लेकिन जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, मीन्स ज़्यादा रिच थे। तो जो डच स्पीकर्स थे वह चाहते थे कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे बेसिस पर ही सारे डिसीजन ली जाएं और हमें पावर मिलनी चाहिए सारी इस कंट्री को चलाने की, ठीक है। तो ये वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो गए। अगर दूसरी तरफ देखें, जो श्रीलंकन है, श्रीलंका में क्या इश्यूज़ था कि 74% सिंघालास थे, तो वह कंट्री चलाना चाहते थे, अपने हाथ में पावर लेना चाहते थे, जो कि तमिल्स जो थे, इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स जो थे, उनको इश्यूज़ था, वह नहीं चाहते थे, क्योंकि एक कम्युनिटी डोमिनेट करे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो अदर कम्युनिटीज़ को इश्यू होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो जायज़ है। तो ये दोनों कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट थी, लगभग सेम प्रॉब्लम्स हैं दोनों कंट्रीज़ में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। तो क्या होता है, श्रीलंका है वह 1948 में इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है। उसके बाद जैसे कि सिंघालास जो मेजर कम्युनिटी थी, मेजर पॉपुलेशन थी, तो वह डोमिनेंट हो गए, ठीक है। और उन्होंने अपना एक लीडर खड़ा कर दिया, अपनी एक कम्युनिटी बना ली और लीडर खड़ा कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है। सिंघालास की तरफ से एक लीडर खड़ा कर दिया गवर्नमेंट बनाने के लिए, और मेजॉरिटी जैसे कि था सिंघालास की, तो मेजॉरिटी सिंघालास की बनी, तो जो गवर्नमेंट थी वह सिंघालास की थी। तो मेजॉरिटी क्या होता है कि आपके हाथ में सारी पावर आ गई, आप मेजर हैं उस एक पर्टिकुलर जगह पर, आप डोमिनेट करोगे, ठीक है। और जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सिर्फ आप के ही बेसिस पर लिए जाएंगे, आपकी ही कम्युनिटी के बेसिस पर लिए जाएंगे, ठीक है। तो मेजॉरिटी उनकी होगी तो पावर उनके हाथ में चलेगी, किनके हाथ में, सिंघालास के हाथ में। तो 1956 में क्या किया, सिंघालास की जो मेजॉरिटी पार्टी थी, जो लीडर्स थे, उन्होंने बिल पास करे, ठीक है, कुछ एक्ट पास करे, जिसमें क्या बोला गया कि सबसे पहले जो सिंघाला है वह एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगी श्रीलंका की, और उसके अलावा जो सिंघालास होंगी उनको यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी मिलेगी। अभी मेजॉरिटी सिंघालास की थी तो उन्होंने अपनी बेसिस पर ही सारे एक्ट्स बनाए, ठीक है। तो इसको अपोज कौन कर रहे थे, डिसएग्री कौन थे, तमिलियंस। ऑब्वियस सी बात है कि मेजॉरिटी आप सिर्फ हर चीज़ में सिंघालास को दे रहे हो, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज भी सिंघाला ही बोल दी गई श्रीलंका की, जबकि तमिलियन भी है वहाँ पर जिन्हें सिंघालास आती ही नहीं है, तो उन लोगों को इश्यूज होना स्टार्ट हो गए। कुछ समय बाद जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और अपना एक लीडर खड़ा कर दिया, ठीक है। और इन सबको बहुत ही वास्ट लेवल पर अपना डिसएग्रीमेंट शो करते रहे वो लोग, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिनाई करने लग गए, ठीक है, अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को मांगने लग गए। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था जो जॉब्स में और जो यूनिवर्सिटीज़ में, उसके खिलाफ वो आने लग गए। नाइनटीन 1980 में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आ गई जो कि डिमांड करने लग गई इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की। मतलब वह चाहती थी कि अगर आपने सिंघालास के लिए सारी चीज़ें बनाई हैं, सिंघाला डोमिनेट करती है, तो हम लोगों को एक अलग स्टेट दे दी जाए जहाँ पर सिर्फ तमिलियन ही हो, ठीक है। तो ऐसे वो मांग करने लग गए। तो इसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गए बहुत ज़्यादा, और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते 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 सिविल वॉर में चेंज हो गए। सो अब बात करते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में जब लोग समझ रहे थे कि कई सारे इश्यूज हो रहे हैं, लोग प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में, ओके। तो उन लोगों ने क्या करा, आपस में मिलकर एक
मीटिंग की और उसमें, जो कि लगभग 1970 से 1993 के बीच में हुई थी, और एक अमेंडमेंट बनाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि 4 टाइम्स अरेंज हुआ था। ठीक है, मतलब कि बार बार उनको लागू करती और फिर उनको बार बार उसको रिफॉर्म करती। ठीक है, ठीक है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या बनाया कि जो मिनिस्टर्स बनेंगे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उसमें आधे डच स्पीकर्स होंगे और आधे फ्रेंच स्पीकर्स होंगे। ठीक है, मीन्स कि वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे हाफ हाफ, डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बनेंगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होगी जो कि अपना काम अलग करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट अलग होगी जो कि अपना काम अपने आप करेगी। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा एक सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी जो कि होगी कम्युनिटी गवर्नमेंट। उसमें क्या होगा कि जो लैंग्वेज बेसिस पर, ठीक है, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकर्स होते हैं, उनकी जो मैटर होंगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बन रही है, एक सेपरेट गवर्नमेंट बन रही है, वह रिजॉल्व करेगी। ठीक है, जो भी कल्चरल इश्यूज़ होते हैं, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे, वह सारे कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडल लाया गया जिसमें कि जो पावर थी बेल्जियम में गवर्नमेंट की, वह डिस्ट्रीब्यूट कर दी 2 पार्ट्स में। बाद में क्या हुआ, इसके आउटकम्स क्या निकले कि वहाँ पर सारे लोग खुश थे और वहाँ के जो इश्यूज़ हो रहे थे वह सारे ख़त्म हो गए, और वहाँ पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना, जिससे कि क्या हुआ कि बहुत सारे हेडक्वार्टर्स जो हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, वे बेल्जियम में ही हैं आज भी। एक अच्छी चीज़ दिखाई दी हमें यहाँ पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने पर। और इसके अपोजिट, जैसे कि हमने देखा श्रीलंका में क्या हुआ कि जो कंट्री की पावर थी वह एक मेजॉरिटी पार्टी ने अपने अंडर में ले ली, उसने ही डोमिनेट करा, जिससे कि बाद में कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले कि सिविल वॉर हुआ। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर हुई। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि किस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और जिससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो इसको अगर हम समझें तो इसके 2 डिफरेंट रीज़न हैं जो कि हमारे बुक में दिए गए हैं। पहला है, पावर शेयरिंग जो है वो एक अच्छी चीज़ है सोशल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, सोशल ग्रुप्स के बीच में डिफरेंट कम्युनिटी के लोग जब एक कंट्री के अंदर आते हैं तो उनके कल्चर अलग होते हैं, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं, तो उनकी जो सोशल ग्रुप होता है ना वह डिफरेंट होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से ज़रूरी होता है पावर को शेयर करना उन सब कम्युनिटी के बीच में इक्वली। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न क्या है? सेकंड रीज़न है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, जैसे कि हमने 9th क्लास में ही पढ़ा है, डेमोक्रेसी क्या होता है कि किसी भी कंट्री में हर एक इंडिविजुअल पर्सन के पास इक्वल राइट होना चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए बात करने का, बोलने का, ठीक है, और अपनी बातों को रखने का बेसिकली। ठीक है, तो डेमोक्रेसी बोलती है हर किसी के पास इक्वल राइट है उस कंट्री के सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का और अपनी इक्वल राइट रखने का। तो डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पावर शेयरिंग भी इक्वल होनी चाहिए। तो 2 सेट्स ऑफ रीज़न क्या बताया गया है, एक तो प्रूडेंशियल, सेकेंड है मॉरल। प्रूडेंशियल मीन्स समझ में आ गया कि सोशल ग्रुप्स डिफरेंट है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस वजह से पावर को शेयर करना ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा मॉरल रीज़न है, अगर डेमोक्रेसी है उस कंट्री के अंदर, अगर हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं तो हमें पावर को भी शेयर करना पड़ेगा इक्वली। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला है पावर शेयरिंग का फॉर्म, वह है हॉरिजॉन्टल लेवल पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री के अंदर, तो उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशरी। ठीक है, तो इन तीनों ऑर्गन्स के पास डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा पावर का वो सेम लेवल पर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो गई ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड अगर हम बात करें फॉर्म की, वो होगी गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है डिफरेंट लेवल पर होती है, जैसे कि हमने बेल्जियम के केस में पढ़ा कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट थी, एंड देन कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। तो ये तीनों गवर्नमेंट जो बनेंगी, ठीक है, लेवल के ऊपर, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, देन थर्ड लेवल, तो इन तीनों गवर्नमेंट्स के ऊपर के पास
पावर जो होनी चाहिए वह पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, उनके बेसिस पर पावर किस तरीके से शेयर की जा सकती है। इसे हम वर्टिकल डिवीज़न भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड फॉर्म ऑफ पावर की अगर हम बात करें, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। सोशल ग्रुप्स जितने भी डिफरेंट बनाए गए हैं, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी बेल्जियम के अंदर, उसमें अलग ही और उसमें भी अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज के बेसिस पर एक कम्युनिटी बन गई, एक एजुकेशन के लेवल पर, एक हेल्थ के लेवल पर, इस तरीके से डिफरेंट कम्युनिटी बनती जाती, कल्चर के बेसिस पर, ड्रेस के बेसिस पर, ठीक है, और रिलीजन के बेसिस पर। तो उनके पास जो पावर की शेयरिंग होगी वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो सोशल ग्रुप्स के बेसिस पर पावर को शेयर करना, ये वाली फॉर्म होगी। फोर्थ हमारी होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बेसिस पर, और प्रेशर ग्रुपर एंड मूवमेंट्स, मीन्स कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वह डोमिनेट करती है और लॉन्ग टाइम तक डोमिनेट करती हैं अगर वह एक बार इलेक्ट हो गई तो, ठीक है। तो जो और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी जो कि अपोजिशन में होंगी, उनके पास भी कुछ पावर होनी चाहिए, ठीक है, जो कि प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ पर थोड़ा सा प्रेशर बना सकें। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस। तो हमें जैसे कि हमने फॉर्म पढ़ी थी पावर शेयरिंग की, फोर फॉर्म्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल, फेडरल डिवीजन, कम्युनिटी गवर्नमेंट, एंड पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो हमें इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है और फिर उनका एक एग्जांपल देना है हर एक का। तो जैसे कि हमें पता था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कौन सी होती है, जिसमें कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गई, इन तीनों के बीच में इक्वली पावर शेयर होती है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। उसके बाद आता है फेडरल डिवीज़न। फेडरल डिवीज़न में क्या होता है, लेवल होते हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट हो गई एक, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गई, ठीक। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट्स होती हैं लेवल के अकॉर्डिंग उनके बीच में पावर की शेयरिंग होती है। तो इस तरीके की जो पावर शेयरिंग होती है उसको बोलते हैं फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। इसका भी एग्जांपल अगर हम बोलें तो इंडिया है, क्योंकि इंडिया में भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। तो फेडरल डिवीज़न में लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हॉरिजॉन्टल में हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीनों ऑर्गन्स में पावर को। थर्ड हो गई कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है, तो जितने भी सोशल ग्रुप्स होते हैं, रिलीजन के बेस पर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स बनते हैं, उनके बेसिस पर जो पावर होती है उनके अंदर उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और इसका एक एग्जांपल हो गया बेल्जियम, जो कि हमने पढ़ा था केस स्टडी में, कि बेल्जियम में गवर्नमेंट बनी थी जिसमें कि छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए थे, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर कोई भी इश्यूज़ होते हैं या रिलीजन के बेसिस पर कोई भी इश्यूज़ होते हैं उनको वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हो गया बेल्जियम। फोर्थ है हमारा पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, जब कोई भी पार्टी जीतती है, पॉलिटिकल पार्टी जीतती है इलेक्शन को, तो गवर्नमेंट वही डोमिनेट करता है, तो वो डोमिनेट एटमॉस्फेयर ना बने, इस वजह से जो अदर पार्टीज़ होती हैं जो कि इलेक्शन जीत नहीं पाई हैं, या फिर जिसे हम अपोजिशन बोल सकते हैं, उनके पास भी थोड़े बहुत राइट्स दिए जाते हैं, जिससे कि वो डोमिनेंट पार्टी पर अपनी पक्ष रख सके, अपना साइड रख सके, जो कि कंट्री के लिए भी बेटर होता है। तो इस तरीके से फोर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो गई। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्टेट आर प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो हमें जैसे कि हमने पढ़ा था वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, उसमें हमने दो रीज़न पढ़े थे पावर शेयरिंग के। फर्स्ट था प्रूडेंशियल रीज़न, सेकंड था मॉरल रीज़न। तो हमें इसका आंसर देना है। फर्स्ट तो प्रूडेंशियल रीज़न हो गया और सेकंड हो गया मॉरल रीज़न। तो प्रूडेंशियल रीज़न जैसे कि हमें पता है कि पावर जो होती है अगर हम शेयर करते हैं, और जब हमने शेयर करके देखा, जितने भी हमने प्रैक्टिकली देखे जितने भी कंट्रीज़ हैं, उसमें अगर हमने पावर को शेयर किया, ना कि डोमिनेट रखा एक ही मेजॉरिटी पर, ठीक है, तो हमें आउटकम ज़्यादा बेटर मिले पावर शेयरिंग के, पावर शेयर करने पर। तो इस वजह से जो पावर को अगर हम शेयर करेंगे तो इट विल गिव अस मोर बेटर रिजल्ट, ठीक है। तो हमने पावर को किस तरीके से शेयर किया हुआ है, जो गवर्नमेंट होती है उनके तीनों ऑर्गन्स के बीच में,
जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में इक्वली हमने पावर्स को शेयर किया है। इंडिया में भी रिजर्वेशंस बनाए गए हैं ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो बिटवीन द माइनॉरिटीज़ जितनी भी हैं अपनी गवर्नमेंट के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, इस वजह से। मॉरल रीज़न की बात करें तो पावर शेयरिंग वैल्यूएबल है, क्योंकि हम अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहे हैं और उसमें अगर हम पावर को शेयर ना करें तो डेमोक्रेसी का कोई मीन नहीं निकलता, ठीक है। तो उस बेसिस पर भी पावर को शेयर करना असेंशियल है, ठीक है। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। इंडिया के हर एक सिटीज़न को इक्वल राइट है, ठीक है, अपनी बात को रखने का फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ओके। बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई है गवर्नमेंट ने। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये दोनों रीजंस को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, ठीक है। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। इस चैप्टर की जो पीडीएफ्स हैं वे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से रीड कर लेना डाउनलोड करके एक दो बारी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको एक्चुअल में आप अपने वर्ड्स बना पाएंगे एग्जामिनेशन में कि हमें किस तरीके से आंसर करना है क्वेश्चंस का। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रॉ different conclusions. Which of these do you agree with and why? Give your reasons in about 50 words. तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसके बाद उन्होंने कुछ कॉन्क्लूज़न निकाले हैं और तीनों स्टूडेंट्स ने अपने कॉन्क्लूज़न दिए हुए हैं। तो हमें उन कॉन्क्लूज़न को अच्छे से पढ़ना है और हमें बताना है कि हम किस स्टूडेंट की कॉन्क्लूज़न से एग्री करते हैं और क्यों। तो फर्स्ट स्टूडेंट का कंक्लूजन पढ़ते हैं। थॉमम, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डिविजन्स। सेकंड है मैथाई, ये बोलते हैं पावर शेयरिंग इज सूटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स। थर्ड है ओशेप, ये बोलते हैं एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स। तो मैं थर्ड वाले के साथ बिल्कुल एग्री हूँ। फर्स्ट वाले ने क्या बोला है कि पावर शेयरिंग वहीं पर ज़रूरी होता है जहाँ पर सोसाइटी में रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स बने हों। जिस कंट्री की सोसाइटी में ऐसे कुछ रिलीजियस और ऐसी कोई इश्यूज़ हों वहीं पर ही पावर शेयरिंग ज़रूरी होती है और अदर जगह पर हमें ज़रूरत नहीं होती पावर शेयरिंग करने की। सेकंड स्टूडेंट बोलता है कि जो भी बिग कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर रीजनल डिविजन्स हो रहे हैं सिर्फ वहीं पर ही पावर शेयरिंग की ज़रूरत होती है। और जो थर्ड स्टूडेंट है वह कहता है कि पावर शेयरिंग हर जगह ज़रूरी है, हर एक कंट्री में ज़रूरी है, वो छोटी कंट्री हो, बड़ी कंट्री हो या फिर वहाँ पर सोशल डिवीज़न हो ना हो, हर जगह पर पावर इक्वली शेयर होनी चाहिए। तो थर्ड वाले से हम एग्री करते हैं, ओके। तो हम इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना, मैं एक बार आपको रीड करके बता देती हूँ। एवरी स्टेट शुड हैव सम और द अदर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. Power sharing ensures an optimum balance between different sections in the society. The chances of conflict lessens and so does the injustice. Hence, power sharing becomes the value of democracy. Also, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। द मेयर ऑफ मर्चेंटिम, अ टाउन नियर ब्रुसेल्स इन बेल्जियम, has defended a ban on speaking French in the town's school. He said that the ban would help all non-Dutch speakers integrate into this Flemish town. Do you think that this measure is in keeping with the spirit of Belgium power sharing agreements? Give your reasons in about 50 words. बेल्जियम की बात हो रही है। बेल्जियम में एक जगह है, वहाँ पर एक टाउन है, वहाँ पर एक मेयर होते हैं। एक स्कूल है, उसके अंदर मेयर ने फ्रेंच स्पीकिंग को बैन कर रखा है और वे बोलते हैं बैन करने का कारण ताकि जितने भी नॉन डच स्पीकर्स हैं, ठीक है, जितने भी नॉन डच स्पीकर्स हैं वह लोग जब इस कंट्री के, इस टाउन के अंदर आए तो वह भी डच लैंग्वेज सीखें। अगर कोई भी नॉन डच स्पीकर इस टाउन में आता है उसको ही मदद मिलेगी डच लैंग्वेज के संग फेवरेबल होने में, ठीक है, ताकि वो डच लैंग्वेज सीखे। बेसिकली पावर शेयरिंग वाली एक कंट्री के अंदर ऐसी बात बोली जा रही है, क्या ये सही है? तो हम आंसर करें ऑब्वियसली बात है गलत है। द मेजर्स ऑफ मेयर ऑफ मर्चेंटिम टू बैन ऑन फ्रेंच स्पीकिंग इन द टाउन्स स्कूल नियर ब्रसेल्स
is unfair. It does not keep the Belgium power sharing arrangement. Power sharing helps maintain a balance between different sections of society, and in Belgium there is a need to maintain the power sharing between Dutch and French to avoid civil unrest. Banning French will promote the tendency of civil unrest. To promote peace among different countries, the mayor should promote bilingual education system in the towns schools. अगर ऐसी कोई इशू है तो आपको बाइलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम रखना चाहिए जहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस बोली जाए। अभी ऐसा क्या है कि आपने एक लैंग्वेज में बैन लगा रखा है ताकि वो लोग प्रमोट हो, उनको हेल्प मिले कि वह दूसरी लैंग्वेज भी सीखें। ऐसा कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो हम इससे डिसएग्री करते हैं और ये अनफेयर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग ऑफर्ड इन दिस। तो हम जब इस पैरा को पढ़ेंगे तो इस पैरा में बताया गया है कि महात्मा गांधी थे, उनका ड्रीम था कि किस तरीके से हम पंचायत में जितने ही पंचायत राज है उसके अंदर हम पावर को शेयर करें, उनको मतलब ज़्यादा पावर दें, ताकि जब हम पंचायत में पावर देंगे तो क्या होगा कि लोगों के हाथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ठीक है। और जब उनके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो वे पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी सोशल पॉलिसीज़ हैं उन सबको अच्छे से करने में प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उससे क्या होगा, जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम है वह अच्छे से वर्क करेंगी और एक्चुअल डेवलपमेंट होगा। और इससे क्या होगा कि जो करप्शन होगा ना, मिडिल मैन जो क्रिएट करते हैं वो भी रिड्यूस होगा, और इससे हमारा जो डेमोक्रेसी है उसकी फाउंडेशन और ज़्यादा मजबूत होगी। तो इस पैराग्राफ में बोला गया है, आप इसको रीड करना अच्छे से, ठीक है। अब इसमें से कोई भी पोटेंशियल रीज़न बताना है। पोटेंशियल रीज़न क्या है, इसमें एक लाइन दी है बीच में, गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो इसमें जो ये लाइन बोली गई ना, ये बता रही है पोटेंशियल रीज़न को कि किस तरीके से जो करप्शन है, अगर हम ऐसा कोई स्टेप उठाते हैं कि पंचायत जो होते हैं उनको पावर दो, ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, तो उससे क्या होगा कि करप्शन रिड्यूस होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। तो ये एक प्रूडेंशियल रीज़न है, ओके। तो हम इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजली पुट फोर्थ इन फेवर of and against power sharing. Identify those which are in favor of power sharing and select the answer using the quotes given below. Power sharing. तो हमें सब बताना है कि मतलब बेसिकली यहाँ पर जो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें कुछ फेवर करते हैं पावर शेयरिंग को और कुछ अगेंस्ट हैं पावर शेयरिंग की। तो हमें इसमें चूज़ करना है कौन से फेवर करते हैं पावर शेयरिंग को, और वो हमें लिखना है। मतलब इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD, तो हमें इसमें से टिक द करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें से देखो, फर्स्ट है रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, ठीक है। पावर शेयरिंग करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होंगी, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनी हैं उनके बीच में। तो आप ना सारे एक बार पढ़ लेना, उसके बाद अपने आप डिसाइड करना कि कौन सा फेवर कर रहा है पावर शेयरिंग को, कौन सा अगेंस्ट है, ठीक है। तो सेकेंड वाला है डिक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। तो आर्बिट्रेरीनेस मीन्स होता है कि रिड्यूस करना, जो मनमानी करते हैं लोग अपनी, ठीक है, उन सब चीज़ों को। तो ये पॉसिबिलिटी ऑब्वियस सी बात है कम करता है ये। तो सेकंड वाला फेवर में हुआ। डी इसमें दिया एकोमोडेट डाइवर्सिटीज़, ऑब्वियस सी बात है डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट करता है, ठीक है, डायरेक्शन देता है। एफ है प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, राइट। तो ये सारे फेवर करते हैं, और इसके अलावा जो तीनों हैं ये फेवर नहीं करते हैं। आप इसको अच्छे से रीड करना और समझना। 7th क्वेश्चन है हमारा, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो इसमें से हमें सारे सेंटेंसेस को पढ़ना है अच्छे से और बताना है पावर शेयरिंग बेल्जियम और श्रीलंका के बेसिस पर जो हमने पढ़ी थी। तो आप इसको अच्छे से आंसर कर सकते हो। इसमें से जो फर्स्ट वाला है ये फेवर नहीं करता है, बहुत सारे फेवर करते हैं। अब आप इसको रीड करना और रिलेट करना कैसे। फर्स्ट वाला मैं आपको समझा देती हूँ क्या है और क्यों नहीं फेवर करता है। इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी पीपल ट्राई टू इम्पोज देयर डोमिनेशन इन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो जब हम केस स्टडी पढ़ रहे थे
तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं कि फ्रेंच स्पीकर्स जो हैं वे माइनॉरिटीज़ हैं और वो डोमिनेट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या डच स्पीकर्स डोमिनेट करना चाह रहे हैं फ्रेंच स्पीकर्स को, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं था। ओके, तो ये वाला डिसएग्री करता है। इसका राइट आंसर होगा डी वाला BCD। ठीक है, ये सारे तीनों करेक्ट हैं और ये फर्स्ट वाला रॉन्ग है। 8th क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड लिस्ट 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट लिस्ट में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दिया है, सेकंड लिस्ट में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दिए हैं। ठीक है, अब इनको मतलब मैचिंग है, इनको मैच करना है। इसमें बताना है कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन सी होती है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, हमने ये सब पढ़ा हुआ। फेडरल गवर्नमेंट होता है जिसमें कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, तो उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जिसमें कि हम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बना देते हैं, जैसे कि और जो गवर्नमेंट होते हैं उनके ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, ये सब हमने पढ़े थे। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। और कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, जिसमें कि कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं। ओके, और उनके पास थोड़ी थोड़ी पावर दे दी जाती है, कई ग्रुप्स होते हैं, तो जब ऐसे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, उनको पावर दे दी जाती है, तो इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। उसके बाद आएगा कोलिजन गवर्नमेंट। तो कोलिजन गवर्नमेंट में क्या आता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उसमें भी जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं उनके पास भी थोड़ी पावर दे दी जाती है, ताकि वे डोमिनेंट पार्टी को थोड़ा सुपरविजन रख सकें, उनको थोड़ा सा कंट्रोल रख सकें। ठीक है, थोड़ी बहुत कुछ पावर दे दी जाती है, तो इसको बोलते हैं, इस टाइप की गवर्नमेंट को बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। 9th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो। ए है पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, सेकंड है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। दोनों ही ठीक है, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए गुड है और इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप के में कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो यहीं पर ही हमारा चैप्टर एंड होता है। तो हमने पावर ऑफ शेयरिंग को अच्छी तरीके से पढ़ा, समझा। ओके, तो इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं डायरेक्टली और आपको आंसर करने हैं, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। ओके, सो दिस इज़ कीर्ति मोनिया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।